हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। अब तक हमने प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व्स देखे कैसे होते हैं अंडर इंक्रीजिंग कॉस्ट। हमने इंडिफरेंस कर्व्स लाए यानी डिमांड कंसंट्रेशन भी हमने कवर किया। अब देन हमने इक्विलिब्रियम, हमने ये भी देखा कि आइसोलेशन में यानी ऑटार्की सिचुएशन में इक्विलिब्रियम कहाँ पे होता है एंड कंपैरेटिव एडवांटेज कैसे डिटरमाइन होगा, हमने ये भी देख लिया है। अब जब वो ट्रेड कर रहे हैं, कंपैरेटिव एडवांटेज उन्हें पता चल गया, वो उसमें स्पेशलाइज कर रहे हैं एंड वो ट्रेड कर रहे हैं, तो ट्रेड से कैसे गेन्स डिटरमाइन होंगे अंडर इंक्रीजिंग कॉस्ट, हम इसमें देखेंगे द बेसिस फॉर एंड गेन्स फ्रॉम ट्रेड। A difference in relative commodity prices between two nations is reflection of their comparative advantage and forms the basis for mutually beneficial trade. This is very important statement कि under increasing cost, the difference in relative commodity prices will between the two nations, जो भी डिफरेंस रिलेटिव कमोडिटी प्राइसेस है, जैसे यहाँ पे 1/4 था एंड यहाँ पे 1/4 था एंड यहाँ पे 4 था PA पे, एंड अकॉर्डिंगली हमने डिटरमाइन किया कि क्योंकि फॉर नेशन 1 जो है उसे सिर्फ 1/4 उस पॉइंट पे गिव अप करना पड़ रहा है y का एक x बढ़ाने के लिए, वेराज सेम पॉइंट पे नेशन 2 को 4 यूनिट्स बढ़ाना पड़ रहा है, x एक 4 यूनिट्स कम करना पड़ रहा है y का x का 1 यूनिट बढ़ाने के लिए। तो नेशन 1 का कंपैरेटिव एडवांटेज किस पे ज़्यादा है, x में ज़्यादा है। सो इस बेसिस पे हमारे जो रिलेटिव कमोडिटी प्राइसेस हमें जो मिले हैं उसके बेसिस पे हमें पता चलता है कि कंपैरेटिव एडवांटेज किस में है एंड वही देन डिटरमाइन करता है म्यूचुअली बेनिफिशियल ट्रेड को। The nation with lower relative price for a commodity has comparative advantage in that commodity and a comparative disadvantage in other commodity with respect to second nation. Same thing जो मैं अब तक बोलती आ रही हूँ। Each nation should then specialize in production of the commodity of its comparative advantage, that is specialize करना यानी उसको ज़्यादा प्रोड्यूस करना। सो प्रोड्यूस मोर ऑफ द कमोडिटी दैट इट वांट्स टू कंज्यूम डोमेस्टिकली एंड एक्सचेंज पार्ट ऑफ इट्स आउटपुट विद अदर नेशन फॉर द कमोडिटी ऑफ इट्स कंपैरेटिव डिसएडवांटेज। तो जिसमें कंपैरेटिव एडवांटेज है वो कमोडिटी में स्पेशलाइज करना एंड देन दूसरा कमोडिटी जो है उसको कम प्रोड्यूस करना, और जो अपने ज़्यादा जिस कमोडिटी में स्पेशलाइज किया है उसे खुद भी कंज्यूम करना है एंड एक्सपोर्ट भी करना है। However, as each nation specializes in producing the commodity of its comparative advantage in it incurs increasing cost. अच्छा, जब हम स्पेशलाइज कर रहे हैं तो वैसे वैसे जैसे जैसे हम स्पेशलाइज करेंगे x में, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे अगर मैं ये ड्रॉ करती हूँ तो यहाँ पे मैं राइट नाउ आई एम ह्योर व्हेन आई एम स्पेशलाइजिंग इन x, नेशन 1 इज स्पेशलाइजिंग इन x, मतलब वो x की कमोडिटी बढ़ा रहा है, वो 1 यूनिट बढ़ाएगा, दूसरा यूनिट बढ़ाएगा, तीसरा, यू आर मूविंग टू दिस पॉइंट। इस पॉइंट तक आते आते आपका इंक्रीजिंग कॉस्ट होता जाएगा, राइट। आपका 1/4 यहाँ पे था तो यहाँ पे हो सकता है 1 हो जाए, तो इंक्रीजिंग कॉस्ट होता जाएगा एज एंड व्हेन यू आर moving towards या specializing in that commodity. Specialization will continue until relative commodity prices in the two nations become equal at the level at which trade is equilibrium. तो वो तब तक, अब क्वेश्चन आता है कब तक मैं मूव करती जाऊंगी, राइट। तो वो हम मूव करते जाएंगे जब तक हमारा जो इक्विलिब्रियम प्राइस दोनों कंट्री में है वो सेम है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये नेशन 1 का है, ये नेशन 2 का है। यहाँ पे मैं नेशन 1 का ऐसे ड्रॉ कर रही हूँ, x यहाँ पे है, ये यहाँ पे 1/4 है। यहाँ पे ये नेशन 2 है, ये ऐसे ड्रॉ किया गया है, ये यहाँ पे 4 है। क्लियर। अब
मैं जैसे जैसे यहाँ से यहाँ पे आ रही हूँ वैसे वैसे ये वैल्यू 1 होती गई। सिमिलरली जैसे जैसे ऑब्वियसली ये कर्व ऐसा बना है, सो x आप जैसे जैसे बढ़ाते जा रहे हो तो ये वैल्यू बढ़ गया है, तो इधर क्या होगा, इधर कम वैल्यू होगा। से यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे जब ये रिलेटिव प्राइसेस सेम होंगे यानी 1 1 होंगे, उस जगह पर हम स्टॉप कर देंगे। क्यों? क्योंकि अब दोनों नेशंस में रिलेटिव प्राइस सेम है, किसी को भी कुछ एडवांटेज नहीं है। ऑब्वियसली अब हम बोलते हैं ना, आपके पास भी सेम मनी है, अगर आपके पास भी 50 रुपीज़ है, मेरे पास भी 50 रुपीज़ है, तो हम एक्सचेंज क्या करें, सेम ही क्वांटिटी है, राइट। तो इस वजह से यहाँ पे इक्विलिब्रियम हो जाएगा और this would be the point where you will where the nations will produce। यहाँ तक वो स्पेशलाइज करते जाएंगे। By then trading with each other, both nation ends up consuming more than the absence of trade। यार आपको एक चीज़ याद रखनी है कि जब मैंने पिछला वीडियो डाला था उसमें मैंने बोला था कि आइसोलेशन में जो है वो कंजम्पशन भी उसी पॉइंट पे कर रहा है एंड प्रोडक्शन भी उसी पॉइंट पे कर रहा है, बट यहाँ पे केस अलग होगा। अब प्रोड्यूस एक पॉइंट पे कर रहे हो, ट्रेड करने के बाद कंज्यूम दूसरे पॉइंट पे कर रहे हो, जिससे आपका गेन्स बढ़ जाएगा। सो कंज्यूमिंग मोर हो जाएगा कंपेयर टू द ऑटार्की सिचुएशन और आइसोलेशन। देखते हैं हम लोग, ऐसे ही सिर्फ बोलने से नहीं होता है। लेट्स लुक एट द इलस्ट्रेशन। We have seen in figure 3.3 that in absence of trade, the equilibrium relative price of X is PA is equals to 1 by 4 in nation 1 and PA dash is equals to 4 in nation 2. Thus, nation 1 has comparative advantage in commodity X and nation 2 in commodity Y. So, नेशन 1 का कंपैरेटिव, ये तो अब तक हमने लास्ट वाले वीडियो में भी देखा है। अगर किसी ने नहीं देखा है तो आप पहले वो वीडियो देख लीजिए। Thus, nation 1 has comparative X, nation 2 in Y. Suppose that trade between the two nation becomes possible. ट्रेड हो रहा है। Nation 1 should now specialize in production and export X in exchange for commodity Y from nation 2. How this takes place is illustrated. Starting from point A, that is equilibrium point in isolation, as nation 1 specializes in production of X and moves down its production frontier, it incurs increasing opportunity cost in the production of X. This is reflected in the increasing slope of its production frontier. Starting from A dash, as nation 2 specializes in Y and moves upward along the production frontier, it experiences increasing cost in production of Y. This is reflected by the decline in the slope of its production frontier. Why decline? हम यहाँ पे जब हम डिपिक्ट कर रहे हैं, हम x के हिसाब से डिपिक्ट कर रहे हैं, इस वजह से वो डिक्लाइन होगा। हम उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, उल्टा ले लेंगे, तो वो सेम हो जाएगा। जैसे यहाँ पे हमारा जो रिलेटिव प्राइस है वो 4 है, यहाँ पे हमारा रिलेटिव प्राइस है वो क्या है, वो है 1। ठीक है, ये क्या होता है, दिस इज़ द चेंज इन y ड्यू टू चेंज इन x, यानी y में कितना चेंज लाना है अगर हमें x का 1 यूनिट बढ़ाना है। ठीक है, सो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ चेंज इन y ड्यू टू चेंज इन x। बट हम अगर इसको उल्टा करेंगे, हम ग्राफिकली ये वैल्यू 1 and 4 इज़ द वैल्यू ऑफ चेंज इन y ड्यू टू चेंज इन x, लेकिन नेशन 2 के लिए वो उल्टा होता है, वो होता है चेंज इन x ड्यू टू चेंज इन y, यानी कितना हम x चेंज करेंगे अगर हमें y का 1 यूनिट बढ़ाना है, तो हम इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, विच इज़ ये तो हो जाएगा 1 by 1 विच इज़ 1, एंड ये हो जाएगा 1 by 4 विच इज़ 1 by 4। तो यहाँ पे ये 1 by 4 हो जाएगा
यानी चेंज इन x ड्यू टू चेंज इन y, और ये चेंज इन x ड्यू टू चेंज इन y हो जाएगा 1. सो कैन यू सी देयर इज़ इंक्रीजिंग कॉस्ट 1/4 से 1 हो गया है. सो इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि यार बाप रे यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1 है, तो ये इंक्रीजिंग कॉस्ट कैसा हुआ. याद रहे ये x के टर्म्स में है. इसके वजह से जैसे जैसे x बढ़ रहा है वैसे वैसे इंक्रीजिंग कॉस्ट हो रहा है. इसका रेसिप्रोकल ले लो तो आपको y के टर्म्स में मिलेगा. So decline in slope of its production frontier, a reduction in opportunity cost of x, which means a rise in the opportunity cost of y. This process of specialization in production, so वो A पे प्रोड्यूस कर रहे हैं एंड स्पेशलाइज कर रहे हैं. अब तक हमने ये देखा कि यहाँ पे A में प्रोड्यूस कर रहे हैं एंड देन स्पेशलाइज करते जा रहे हैं. वैसे ही नेशन 2 A' पे प्रोड्यूस कर रहे हैं और स्पेशलाइज करते जा रहे हैं. और उनका इंक्रीजिंग कॉस्ट जो भी है वो भी रिफ्लेक्ट कर रहा है. दिस प्रोसेस ऑफ स्पेशलाइजेशन इन प्रोडक्शन कंटिन्यूज अंटिल द रिलेटिव कमोडिटी प्राइसेस, दैट इज़ द स्लोप ऑफ PPF बिकम इक्वल इन 2 नेशन. तो जब स्लोप ऑफ PPF दोनों कंट्रीज़ में इक्वल हो जाएगा उस टाइम तक ये स्पेशलाइजेशन कंटिन्यू होगा. The common relative price or slope with trade will be somewhere between the pre-trade relative prices. अच्छा, pre-trade relative prices PX के लिए जो pre-trade relative price था वो क्या था. नेशन 1 के लिए 1/4 था एंड नेशन 2 के लिए 4 था. तो इसी के बीच में कहीं पे relative commodity price इक्विलिब्रियम पे होगा. तो उस वैल्यू के बीच में यानी 1/4 एंड 4 के बीच में ही इक्विलिब्रियम प्राइस जो है वो एग्जिस्ट करेगा. हो सकता है 2 हो सकता है 1 हो, वो 1.5 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. जिस लेवल पे जिस रिलेटिव प्राइस पे दोनों नेशन में वो रिलेटिव प्राइस इक्वल है, यानी यहाँ पे भी नेशन 1 में भी 2 है, नेशन 2 में भी वो 2 स्लोप पे पहुंच गया है, तो वो इक्विलिब्रियम प्राइस होगा. तो हमारे केस में वो 1 पे जब आते हैं तब इक्विलिब्रियम होता है. यानी ऐसा नेशन 1 जो है वो स्पेशलाइज करते करते पॉइंट B तक पहुंचते हैं जहां का स्लोप जो है वो 1 है. सिमिलरली नेशन 2 स्पेशलाइज करते करते जो है B' पर पहुंचते हैं तो वहाँ का स्लोप भी 1 हो जाता है. तो दोनों कंट्रीज़ में अब जो स्लोप है वो 1 हो चुका है, यानी इक्वल जो है स्लोप है, जो रिलेटिव प्राइस है वो इक्वल है. तो ये हमारा इक्विलिब्रियम रिलेटिव कमोडिटी प्राइस होगा विथ ट्रेड. विथ ट्रेड नेशन मूव्स फ्रॉम पॉइंट A to B इन प्रोडक्शन. अच्छा, अभी हम यहाँ पे नेशन 1 प्रोड्यूस करेगा एंड नेशन 2 यानी नेशन 1 PB इज इक्वल्स टू 1 विच इज़ पॉइंट B पे प्रोड्यूस करेगा एंड नेशन 2 जो है वो B' पे प्रोड्यूस करेगा. कितना प्रोड्यूस कर रहा है हम वो देख लेते हैं क्योंकि हमें समझना पड़ेगा. A पॉइंट पे मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, A पॉइंट पे 60y है, तो 50x एंड 60y, 50x एंड 60y प्रोड्यूस कर रहा है. देन B पॉइंट पे स्पेशलाइजेशन के बाद 130x एंड 20y, 130x एंड 20y प्रोड्यूस कर रहा है. सिमिलरली नेशन 2 जो है वो A पॉइंट पे 80x एंड समवेयर अराउंड 40y प्रोड्यूस कर रहा है. B पॉइंट पे आते आते स्पेशलाइजेशन के बाद 40x एंड 120y समवेयर अराउंड 120y, ठीक है, प्रोड्यूस कर रहा है. स्पेशलाइजेशन के बाद A पॉइंट्स जो हैं A' एंड B', यहाँ पे नेशन 2 के लिए A जो पॉइंट्स हैं वो ऑटार्की में हैं, B पॉइंट्स स्पेशलाइजेशन के बाद है. ओके. With trade, nation 1 moves from point A down to point B in production.
बाय देन। अच्छा, एक्सचेंज कितना कर रहे हैं, 60x फॉर 60y एक्सचेंज कर रहे हैं। तो अब नेशन वन एक्स में स्पेशलाइज करके 60x गिव अप करेगा। सो 130 से अगर हम 60 निकाल देते हैं तो कितना बचेगा, 70। सो इस वजह से 60 निकल गया, तो 70 पे अब उनके पास 70 यूनिट्स बच रहे हैं। एंड जब 70 यूनिट्स और उनके पास आ रहे हैं तो वो ऑलरेडी 20 यूनिट्स उनके पास थे, 70 और, तो कितना हो गया, समवेयर अराउंड 90 पे वो होंगे। सो 20 + 70 अराउंड, सॉरी 60 है ना, 60 है, 60x फॉर 60y। सो 20 + 60 बिकम्स 80। तो 80 उनके पास y कमोडिटी अब होता है। तो ई पॉइंट पे क्या हो रहा है, वो 60x गिव अप कर रहे हैं, तो उनके पास 70x बच रहा है एंड 60y उनके पास आ रहा है। 20 पहले से था, 20 + 60 बिकम्स 80y। यहाँ पे वो कंज्यूम कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर दिया, इम्पोर्ट कर दिया, अब कंजम्पशन यहाँ पे हो रहा है। सिमिलरली फॉर नेशन 2, जब नेशन 2 y गिव अप कर रहा है, वो ऑलरेडी 120y पे था, 60 गिव अप किया, तो 60y पे अब वो है, 60y उसके पास अभी बचा हुआ है। 40x पहले से था, 60x और लाए तो 100x अभी उसके पास आ गए हैं। इम्पोर्ट हो गया, एक्सपोर्ट हो गया, इस लेवल पे कंज्यूम हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे नेशन 1 में 70x एंड 80y, नेशन 2 में 100x एंड 60y पे कंजम्पशन हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है, मैं रीड कर लेती हूँ। 60x फॉर 60y विथ नेशन 2, सी द ट्राइंगल BCE। तो वो पूरा ट्राइंगल बन रहा है, यानी इतना गिव अप किया, इतना ऐड हुआ, यानी दिस इज़ द एक्सपोर्ट लाइन, BC इज़ द एक्सपोर्ट लाइन एंड CE इज़ द इम्पोर्ट लाइन। सिमिलरली यहाँ पे भी B' C' इज़ द एक्सपोर्ट लाइन एंड C' E' इज़ द इम्पोर्ट लाइन, यानी जो 60x इम्पोर्ट कर रहे हैं। सो वो एक ट्राइंगल बन गया BCE। नेशन 1 एंड्स अप कंज्यूमिंग एट पॉइंट E 70x 80y। हमने देख लिया कैसे कैलकुलेट करते हैं ऑन इंडिफरेंस कर्व 3। अच्छा, अब ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पे आपका इंडिफरेंस कर्व 2 था, यहाँ पे ये इंडिफरेंस कर्व 3 पे आ गया है, सेटिस्फैक्शन लेवल और ज़्यादा है। वेराज अगर आप याद करो लास्ट वीडियो, तो उसमें मैंने बोला था वो यहीं पे कंज्यूम कर रहे थे, जो कि था यहीं पे 50x एंड 60y प्रोड्यूस भी कर रहे थे, 50x एंड 60y कंज्यूम भी कर रहे थे। लेकिन ड्यू टू ट्रेड ये अब गेन्स कर रहे हैं कंजम्पशन में, कितना वो हम देखेंगे, लेकिन एटलीस्ट आपको ये पता चल गया कि ड्यू टू ट्रेड वो अपना कंजम्पशन बढ़ा रहे हैं, तो ऑब्वियसली गेन हो रहा है। सिमिलरली फॉर कंट्री 2 ऑल्सो, नेशन 2 ऑल्सो, ये यहाँ पे 1' था, यहाँ पे 2' है और यहाँ पे 3' है, तो वो हायर इंडिफरेंस कर्व पे पहुँच जाते हैं, हायर सेटिस्फैक्शन उन्हें मिलता है। 70x एंड 80y हमने कैलकुलेट किया ऑन इंडिफरेंस कर्व 3। This is the highest level of satisfaction that nation 1 can reach with the trade at px by py. So ये highest level है with the relative slope, that is 1. Thus nation 1, अच्छा, thus आप बोलोगे कि यहाँ पे एक और चीज़ है, यहाँ पे जब मैंने ऑटार्की में जब मैंने दिखाया था कि ये हमारा प्रोडक्शन PPF कर्व था और ये इंडिफरेंस कर्व था, तो यहाँ पे ये इंटरसेक्ट हो रहे थे, इस वजह से यहाँ पे स्लोप सेम है। बट यहाँ पे जब मैं बोल रही हूँ B में प्रोडक्शन हो रहा है एंड यहाँ पे कंजम्पशन E पर हो रहा है, तो ये इधर अगर आप यहाँ पे कैसे पता चल रहा है कि स्लोप इंडिफरेंस कर्व का 1 है,
तो यहाँ पे टेंजेंट लाइन इन्होंने एक कॉमन बनाई है, मेरे यहाँ पे स्ट्रेट लाइन नहीं बन रहा है ड्यू टू कर्व थोड़ा दूर है। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो वो एक टेंजेंट लाइन बन रही है। मैं ये सारा निकाल देती हूँ सो दैट आपको दिखे क्लियरली। एक टेंजेंट लाइन आपको दिख रही है जो पी बी, यहाँ पे ये टेंजेंट पीपीएफ कर्व से है, यानी स्लोप इसका 1 है टेंजेंट का, एंड यहाँ पे इंडिफरेंस कर्व के साथ भी वो टेंजेंट है, यानी इस कर्व के लिए भी इस पॉइंट पे उसका स्लोप 1 है। सो स्लोप दोनों का सेम है, तो पी बी इक्वल टू 1 स्लोप पे इक्विलिब्रियम इस पॉइंट पे ई, यानी इंडिफरेंस कर्व थर्ड पे हो रहा है। सेम नेशन 2 के लिए भी आप देख सकते हो। Thus nation 1 gains 20x and 20y from its no trade point। अगर नो ट्रेड पॉइंट से आप कंपेयर करें तो कितना हो रहा था, मैंने निकाल दिया है। अगर आप कंपेयर करोगे ऑब्वियसली यहाँ पे 50 एंड 60 था, यहाँ पे 70, तो ये 20x बढ़ गया और यहाँ पे 20y बढ़ गया है, तो वो गेन कर रहा है, राइट। ऑब्वियसली 20 यूनिट्स x के एंड 20 यूनिट्स y के बढ़ के मिल रहे हैं फ्रॉम नो ट्रेड पॉइंट। ओके, कंपेयर करना है आपको ई पॉइंट एंड ए पॉइंट। लाइन बी ई इज़ द ट्रेड पॉसिबिलिटी लाइन और सिंपली ट्रेड लाइन बिकॉज ट्रेड टेक्स प्लेस अलोंग दिस लाइन। ये जो बी ई लाइन है वो ट्रेड लाइन है या ट्रेड पॉसिबिलिटी लाइन है। क्यों? क्योंकि जो बी ई लाइन है वो ट्रेड लाइन या ट्रेड पॉसिबिलिटी लाइन है। क्यों? क्योंकि यहाँ से एक्सपोर्ट करके यहाँ पे इंपोर्ट हो रहा है, तो वो इस वजह से ट्रेड पॉसिबिलिटी लाइन है, बिकॉज ट्रेड उस लाइन पे हो रहा है। सिमिलरली नेशन 2 मूव्स ए डैश अप टू पॉइंट बी डैश इन प्रोडक्शन, एक्सचेंजेस 60y for 60x विथ नेशन 1 बी डैश सी डैश ई डैश, वो ट्राइंगल जो बन रहा है, एंड्स अप कंज्यूमिंग एट ई डैश 100x 60y, तो हमने वो भी देख लिया। इंडिफरेंस कर्व 3 पे होगा, वो भी देख लिया। दस नेशन 2 गेन्स 20x 20y फ्रॉम स्पेशलाइजेशन इन प्रोडक्शन एंड ट्रेड, तो यहाँ पे गेन कर रहे हैं। कंपेयर अगर आप इस पॉइंट को करो तो यहाँ पे 40 एंड 80 था, यहाँ पे 100 हो रहा है तो 20x बढ़ गया, एंड यहाँ पे 60 हो रहा है 20y बढ़ गया। तो कंपेयर करो तो कंजम्पशन में प्रोडक्शन देखो, प्रोडक्शन उन्होंने स्पेशलाइज करने से, लेकिन उसी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर पे है, लेकिन अब कंजम्पशन थोड़ा बाहर कर पा रहे हैं ड्यू टू बेनिफिशियल ट्रेड। Note that with specialization in production and trade, each nation can consume outside its production frontier, which also represents no trade consumption frontier। तो हमने जब लास्ट वीडियो में नो ट्रेड आइसोलेशन देखा था, तब हमने देखा कि जहाँ पे पीपीएफ है, जहाँ पे पीपीएफ कर्व है वहाँ पे ही वो इंडिफरेंस कर्व टेंजेंट होना चाहिए। इधर है, इधर है, इधर है, इधर है, इट डजेंट मैटर, पर वो टेंजेंट पीपीएफ कर्व के साथ ही होना चाहिए, क्योंकि वहीं पे प्रोडक्शन होगा, वहीं पे कंजम्पशन होगा। लेकिन विथ ट्रेड वो बाहर हो रहा है। पीपीएफ कर्व पे स्लोप अलग है, स्लोप अलग नहीं है, स्लोप दोनों जगह पे सेम है, लेकिन पीपीएफ कर्व को टेंजेंट नहीं हो रहा है, वो बाहर है, बिकॉज आप कंज्यूम ज़्यादा कर पा रहे हो कंपेयर टू ऑटार्की स्पेशलाइजेशन के बाद। सो मैं यहाँ पे एंड करती हूँ। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो में अगर आपको कुछ डाउट आ रहा है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, बिकॉज़ ये थोड़ा ट्रिकी पार्ट था। 1/4 4 क्यों होता है, यहाँ पे ये इंक्रीजिंग कॉस्ट कैसे है, अगर वैल्यू यहाँ पे जो था वैल्यू यहाँ पे वैल्यू 4 है, यहाँ पे वैल्यू 1 है, तो वो इंक्रीजिंग कॉस्ट कैसे हुआ। कुछ भी अगर आपको डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड यस, शेयर कर दीजिए फ्रेंड्स को, लाइक कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।